Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara, Maharashtra. Under discussion today, the topic is Miss Brill and it's extract written by Catherine Mansfield. रेत की तरह मुट्ठी से बचपने कैसे फिसल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बचपना तो यूं ही गुजर जाता है, जो गुजर जाता है वो बचपना है, और जो बिल्कुल बहुत ही जल्दी में गुजरता है वो जवानी है। जो नहीं गुजरता उसे बुढ़ापा कहते हैं। और इस अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार की दोहरी जिंदगी को जीता है, किस प्रकार के एक आभासी दुनिया में अपने आप को जिंदा होने की रखने की कोशिश करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मिस ब्रिल इस कहानी में बात करती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में बहुत सारी त्रासदियों को और तकलीफों को दुनिया ने झेला है। न जाने कितने परिवार तहस नहस हो गए। ऐसे ही त्रासदी को झेलते हुए एक किरदार की कहानी है मिस ब्रिल। मिस ब्रिल ये कहानी लिखी गई कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा। एंड कैथरीन मैन्सफील्ड born in 1888 and died in 1923 was born in New Zealand in 1888 and died in France in 1923. Very much she belongs to the 19th century and the first phase of the 20th century also Miss Catherine Mansfield has witnessed. Closely associated with British authors like D.H. Lawrence and Virginia Woolf, Catherine Mansfield D.H. Lawrence और Virginia Woolf जैसे राइटर के साथ भी जुड़ी रही and she published first volume of short fiction in German Pension in 1911. The collection Bliss and Other Stories in 1920 and The Garden Party 1922. 1922 में उन्होंने The Garden Party इस कलेक्शन को पब्लिश किया। Establish her reputation as a writer of short fictions. शॉर्ट फिक्शन राइटर के रूप में The Garden Party ने कैथरीन मैन्सफील्ड को लिटरेरी वर्ल्ड में स्थापित कर दिया। Mansfield's life was cut short by tuberculosis and her unpublished writings, including her letters and journals, appeared after her death. कैथरीन मैन्सफील्ड को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी ने इस दुनिया से जाने के लिए बाध्य कर दिया और बहुत ही जल्द कैथरीन इस दुनिया से अलविदा कर गई। पर उनका जो भी साहित्य है उनके मरणोपरांत प्रकाशित किया गया। इन ऑल शी रोट 88 स्टोरीज, तकरीबन 88 अलग अलग प्रकार की कहानियों को मैन्सफील्ड ने लिखा है, ऑफ विच 15 रिमेन्ड अनफिनिश्ड। शी नेवर अटेम्प्टेड राइटिंग अ नॉवेल। कैथरीन ने कभी भी नॉवेल लिखने का प्रयास नहीं किया। शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से अपनी बात को कैथरीन मैन्सफील्ड दुनिया को बताती रही। मिस ब्रिल की एक कहानी जिनको मैन्सफील्ड ने अजरामर किया है, द प्रेजेंट स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हर कलेक्शन द गार्डन पार्टी। ये जो आज हम जिस स्टोरी की बात करेंगे मिस ब्रिल के बारे में, ये द गार्डन पार्टी इस कलेक्शन से ली गई है। द स्टोरी फॉलोज मिस ब्रिल, an elderly woman who wears a fur coat and visits a park. मिस ब्रिल एक महिला की कहानी है जो एल्डरली वुमेन है, बूढ़ी औरत कह सकते हैं, उम्र हो चुकी है और वो एक फर का कोट पहनती है और एक पब्लिक पार्क को विजिट करती है, हमेशा वहाँ आती जाती रहती है। शी इज प्लीज टू वेयर हर फर कोट इन पब्लिक। उनके पास जो फर से बना हुआ एक कोट है वो हमेशा पब्लिक में पहनने से उन्हें खुशी मिलती है। बट द मोर टाइम शी स्पेंड्स आउटडोर्स द मोर अपसेट शी बिकम्स। पर जितनी देर वो ज़्यादा पब्लिक के बीच में पब्लिक गार्डन्स में रहती है उतनी वो अपसेट होती जाती है। जो व्यक्ति बूढ़े हैं,
घर में अकेले रहते हैं, जिनके आगे पीछे देखभाल करने वाला कोई नहीं। वो अपनी दुनिया को बाहरी दुनिया के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो अपने आप की तलाश करते हैं और औरों की भी अपनी दुनिया में तलाश जारी रखते हैं। ये सब कश्मकश में, ये सब कन्फ्यूजन में जैसे ही वो बाहर की दुनिया में जाती है, फिर से अपसेट हो जाती है। हर चेरी मूड इज स्लोट रिप्लेस बाय द सेंस ऑफ लोनलीनेस। दुनिया की खुशी को देखकर खुश होने के लिए तो मिस ब्रिल गार्डन में जाती है, पर धीरे धीरे उनको अपने अकेलेपन का, आइसोलेशंस का, अपने लोनलीनेस का और एलिनेशन का एहसास होने लगता है। एंड ये फिर उन्हें डिसइल्यूजन में डाल देता है। टिल द लास्ट शी डिसाइड्स टू रिटर्न होम। और फिर बाद में जैसे वो बाहर की दुनिया को देखने के बाद परेशान हो जाती है, अपने घर वापस चली आ जाती है। इस प्रकार से कुछ मिस ब्रिल की कहानी को कैथरीन मैन्सफील्ड ने कहने की कोशिश की है। इस स्टोरी के माध्यम से कुछ सवालों का भी हम पीछा करेंगे। कुछ सवाल भी जान लेते हैं कि किन सवालों के जवाब हमें इस कहानी के माध्यम से ढूंढने हैं। पहला एक क्वेश्चन है, हाउ डज द फर ट्रांसफॉर्म्स मिस ब्रिल ऑन दिस संडे। जिस संडे के दिन मिस ब्रिल गार्डन में घूमने के लिए जाती है, उनका जो फर वाला कोट है वो किस प्रकार से उन्हें परावर्तित करता है, रूपांतरित करता है। एग्जामिन द थीम ऑफ द डिके इन द स्टोरी। डिके की, विनाश की थीम को किस प्रकार से, या विध्वंस की थीम को किस प्रकार से इस कहानी में व्यक्त किया गया है, उसकी भी चर्चा आपको करनी है। डिस्क्राइब द टोन ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का टोन कैसा है, एंड सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। Why and how does the conversation between the young boy and a girl affect Miss Brill? गार्डन में जाने के बाद में एक यंग कपल वहां पर बैठा है, लड़का और लड़की। उनकी बातें आपस में जब खुशबुसाहट चल रही है, तो ये किस प्रकार से मिस ब्रिल को एक प्रकार से कन्वर्सेशन जो चल रहा है कैसे परिणाम करता है उनके ऊपर, इसकी भी आपको चर्चा करनी है। एग्जामिन द रोल ऑफ ऑर्केस्ट्रा इन रिलेशन टू मिस ब्रिल्स इमोशनल स्टेट। उस गार्डन में एक ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा है, बैंड भी वहां पर है। इस ऑर्केस्ट्रा का मिस ब्रिल के ऊपर क्या परिणाम, क्या असर होता है। एंड हाउ डज द ऑथर यूज द वेदर, पर्टिकुलरली द टेम्परेचर, टू इन्फ्लुएंस द मूड ऑफ द स्टोरी। वेदर का, टेम्परेचर का, सुबह के, दोपहर के माहौल का किस प्रकार से असर कहानी पर होता है। ऐसे कुछ सवालों के जवाब। एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल लाइन ऑफ द स्टोरी। और जो आखिरी लाइन इस कहानी में है, उसका इंपॉर्टेंस इस कहानी में कैसा है। ऐसे कुछ सवालों की चर्चा आपको करनी है। जिस कहानी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। Miss Brill takes place after the First World War in France. In 1919, around Catherine Mansfield departed from this world, and 1914 was the year the First World War began. 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और ये वही दौर था जब इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ऐसे कई सारे देश इस विश्व युद्ध को लड़ रहे थे और देख रहे थे। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर हैड टर्न्ड टू अ ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी एज रिफ्लेक्टेड बाय द एनर्जेटिक बैंड। पर युद्ध के बाद में जो तहस नहस हुआ, जिस विध्वंस को, जिस डिस्ट्रक्शन को दुनिया ने देखा, इस डिस्ट्रक्शन के बाद में फिर दुनिया ने धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी की तरफ ग्रो करना शुरू कर दिया। जो बैंड गार्डन में एनर्जी के साथ बहुत सारे अलग अलग प्रकार की धुन बजा रहा है, वो उस बात का प्रतीक है। बट द टोल हैड बीन हैवी। पर अलग अलग प्रकार के नोट तो यहाँ पर दिखते हैं, पर जिस कैजुअलिटी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने देखा और सेकंड वर्ल्ड वॉर ने, वो कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा थी। कई सारी जानें इस विश्व युद्ध में हमने गवाई है। एंड दो द स्टोरीज एजेस द न्यू लव एंड यंग चिल्ड्रन, द ओल्डर पीपल इन द स्टोरी सीम्स फटीग्ड, possibly partially because of the difficult effects of the war. इस कहानी में अलग अलग मूड आपको देखने को मिलेंगे। विश्व युद्ध के बाद तहस नहस हो चुके परिवारों की कहानी है, पर ये परिवार जिस माहौल में जी रहे हैं, लोग बूढ़े हो चुके हैं, एक नई दुनिया तो शुरू हो चुकी है, नई प्रगति तो हो रही है,
बस इस प्रगति के दौर में ऐसे भी बूढ़े लोग हैं जो दुनिया को एक थकी हुई नज़र से देख रहे हैं। वो ऊब चुके हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि वो अकेलापन महसूस करते हैं। जो जिस लड़के और लड़की की कहानी इस कहानी के अंदर आती है, दोनों आपस में प्यार की बातें करते हैं, तो ऐसा मानकर चलते हैं कि इस कहानी में प्यार की एक नई छटा भी है। पर कहानी के जो अलग अलग किरदार है, वो किरदार इस बात को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए युद्ध के बाद वाला समय कितने गंभीर परिणामों को उनके जीवन पर, उनके मानसिक पटल पर लेकर आता है। ऐसे बहुत सारे पलों को हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से इस कहानी में, उन कैरेक्टर्स को भी समझ लेते हैं ताकि कहानी को हम सिलसिलेवार समझ सके। सबसे इंपॉर्टेंट अहम किरदार है मिस ब्रील का। शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। मिस ब्रील इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य जिसको प्रोटोगोनिस्ट कहेंगे। एंड शी इज एन अनमैरिड वुमेन, शादी नहीं हुए मिस ब्रील की। अ स्पिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड कल्चर द स्टोरी डिपिक्ट्स, who works as a teacher as well as a newspaper reader for an old man. अब मिस ब्रील बूढ़ी हो चुकी है, उम्र हो चुकी है। टीचर के रूप में उन्होंने काम किया है और एक न्यूज़पेपर रीडर के रूप में भी वो काम करती है। गार्डन में जो बूढ़े लोग बैठते हैं या घरों में ऐसे कई बूढ़े लोग हैं जो अकेले हैं, तन्हा हैं, जिनके साथ वक्त गुजारने वाला कोई नहीं है और जो पढ़ भी नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए अखबार पढ़ने का काम भी मिस ब्रील करती है। In both these aspects of her life, she feels lacking of the meaning and connection. बूढ़े लोगों के लिए अखबार पढ़ना या टीचर की तरह अपनी जिंदगी को गुजारना, ये दोनों चीजें आपस में कहीं कनेक्ट नहीं कर रही है मिस ब्रील के लिए। इसलिए वो कुछ तो भी अभाव को महसूस करती है। द चिल्ड्रन डोंट लिसन टू हर। स्कूल में जब पढ़ाने की कोशिश करती है तो बच्चे ध्यान नहीं देते। एंड द मैन डजंट सीम टू केयर वेदर शी रीड्स टू हिम और नॉट। और जब बूढ़े व्यक्तियों के लिए वो अखबार पढ़ती है तो बूढ़ा व्यक्ति भी वो पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही इसके तरफ भी ध्यान नहीं देता। जब लोग उम्र दराज लोगों की तरफ, बूढ़े लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, कॉन्ग्रिजेंस नहीं लेते, तो किस प्रकार का एलियनेशन, आइसोलेशन, अकेलापन वो महसूस करते हैं, इस बात को इस कहानी में अंडरलाइन करने का प्रयास किया गया है। फॉर दिस रीजन शी कम्स टू द पार्क। फिर अपनी तन्हाई को, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मिस ब्रिल गार्डन में आती है। एंड हर संडे को वो आती है टू वॉच बोथ द बैंड परफॉर्म एंड द पीपल प्लेइंग एज दे लिसन टू द बैंड। यहाँ पर लोग आते हैं खेलने के लिए, उछल कूद रहती है बच्चों की गार्डन में, और एक शेड में कुछ बैंड वाले अलग अलग धुनों को भी बजाते रहते हैं। तो मिस ब्रेल हर संडे को यहाँ लुत्फ लेने के लिए, मजा लेने के लिए आती है ताकि अपने अकेलेपन के एहसास को दूर किया जा सके। ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ एन एलाबोरेट स्टेज। ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी है कैरेक्टर का कि धीरे धीरे जैसे ही मिस ब्रिल इन सारी चीज़ों को गार्डन में देखती है, वो कल्पना करने लगती है। कल्पना किस बात की? उसे ऐसा लगता है कि ये सारा गार्डन किसी रंग मंच की तरह है, स्टेज की तरह है, एंड शी हरसेल्फ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। But meet with a boy and girl who dismisses both her and fur coat she values, but that is actually quite tattered, forces her to reassess her place in the world and makes her retreat back home to her renewed loneliness and alienation. जब मिस ब्रिल बागीचे में इन सारी चीज़ों को देखती है तो बागीचे में इन सारी चीज़ों को, लोगों को खेलते हुए, गाते हुए, बैंड बजाते हुए सुनती है, तो अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार इस कहानी का मानना शुरू कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ। पर जब एक युवा लड़की और लड़के को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जो बूढ़ी मिस ब्रिल की तरफ ध्यान भी नहीं देते, उसके अस्तित्व को ही नकारते हैं, उसने जो फर का कोट पहना है उसे भी वो भला बुरा कहते हैं, तो उसे इस बात का एहसास होता है
कि ये दुनिया उसे निगलेक्ट कर रही है, वो इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं, और निराश होकर, नाराज होकर वो घर चली जाती है और अपने अकेलेपन को, अपने बची हुई जिंदगी को रीअसेस करने का, फिर से समझने का प्रयास करती है। और यही प्रयास उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि इस दुनिया में उसे उसकी किसी को परवाह नहीं है, वो अकेली है। तन्हाई से गुजरने वाले ऐसे बहुत बुजुर्गों की ये कहानी है। अर्मिन टॉक एंड जेंटलमैन इन ग्रे, ये और एक इम्पॉर्टेंट बात है इस कहानी में। एरमीन इज़ अ टाइप ऑफ वाइट फर। जिस एरमीन कोट की हम या टॉक की हम बात करेंगे, ये एक प्रकार का वाइट फर से बना हुआ एक क्विल्ट है, एक चादर जैसा, लपेट शॉल जैसा है, टाइप ऑफ वुमेन्स हैट, एंड मिस ब्रिल आइडेंटिफाइज द वुमन बाय नथिंग मोर देन हर क्लोथ्स। अपने कबर्ड से वाइट कोट इस प्रकार का फर वाला वो निकालती है, ओढ़ कर गार्डन में बैठती है। उसे ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रेशियस लगता है और बहुत सारी यादें भी इसके साथ जुड़ी है। और मिस ब्रिल की ये आदत बन जाती है, वो कपड़ों के आधार पर लोगों को जज करना शुरू करती है, एंड thus placing utmost importance on this aspect because she understands clothes as a mark of one's importance in an engagement with the society. इस प्रकार के कोट को परिधान करके वो जब गार्डन में बैठती है तो वो कपड़ों को अलग महत्व देती है, वो अपने आप को इस अलग समाज का हिस्सा मानने लगती है और अपने आप को समाज के साथ एंगेज करने की कोशिश करते हैं। दो द अर्माइन टॉक एंड जेंटलमैन in the grey speak pleasantly with one another, Miss Brill notices how the woman's hair is faded into the same color as her hat, which is also worn out. अपने फर के कोट के साथ ही मिस ब्रिल इमेजिन करती और बातें करना शुरू कर देती है। इस प्रकार के एहसास इस उम्र में होते हैं और बाहरी दुनिया के लोगों को ये ऐसे लोग, आम लोग या नॉर्मल लोग नहीं लगते। उनको लगता है कि कुछ तो भी उथल पुथल इनकी दुनिया में चल रही है। मिस ब्रिल जब कोट के साथ बात करती है तो ये जान लेती है कि जिस प्रकार से कोट के फर भी सफ़ेद है, जो बूढ़ा बूढ़ी गार्डन में बैठे हैं उनके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं और वो भी इस कोट की तरह बूढ़े हो चुके हैं और थक चुके हैं। इस प्रकार के अलग अलग एहसास मिस ब्रिल के साथ में हो रहे हैं। एक ओल्ड मैन को भी वो देखती है। मिस ब्रिल रीड्स टू दिस मैन 4 days a week from the newspaper, but he hardly notices her presence and does not seem to be listening. हर हफ्ते ये आती है, हफ्ते में 4 दिन इनके लिए अखबार पढ़ती है, पर यह आदमी उनके तरफ ध्यान नहीं देता, उनके अस्तित्व को नकारता है और ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। इंग्लिश मैन एंड हिज वाइफ के एक किरदार को वो फिर से देखती है। एक कपल बैठा है ऑन होम मिस ब्रिल ओवरहर्ड समथिंग। इन लोगों को, बच्चे खेलते हैं, बैंड वाले बैंड बजाते हैं, या बूढ़े लोग आपस में बातचीत करते हैं, या युवा जोड़ा वहाँ पर बैठा है वो आपस में बात करते हैं, उनको दूर से ध्यान देकर सुनना ये मिस ब्रिल की आदत बन जाती है। वो उनको सुनना चाहती है, उनकी दुनिया का हिस्सा होना चाहती है। एंड दे आर्ग्यूड ओवर स्पेक्टेकल्स। चश्मे के ऊपर से ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी आपस में बात करते हैं बिकॉज द वाइफ रिफ्यूज एवरी ऑप्शन अवेलेबल टू हर। जब ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी बीवी को आई ग्लासेस लेने की बात करता है, हर पर्याय को नकारती है, तो मिस ब्रिल उस बात से जान ही नहीं सकती कि आखिर में होता क्या है, और मिस ब्रिल फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड बाय द वाइफ्स रिडिकुलस बिहेवियर दैट शी विश टू शेक हर। और पति मनाने की कोशिश कर रहा है, बीवी सुन नहीं रही है। बुढ़ापे में इस दौर में भी पत्नी सुन नहीं रही, इस बात से मिस ब्रिल फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उस बूढ़ी औरत को हिलाकर वो बताना चाहती है, पर ऐसा वो कर नहीं पाती और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। एक फाइन ओल्ड मैन और बिग ओल्ड मैन का इंपॉर्टेंस है। द पेयर सिट्स नियर मिस ब्रिल अंडरस्टैंड्स दो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर एंड सो मिस ब्रिल हैज नो वन टू लिसन। एक और ओल्ड मैन और बिग ओल्ड मैन, ऐसे दो अलग अलग किरदार यहाँ पर दिखेंगे जो बैठे हैं, आपस में बात ही नहीं कर रहे, और मिस ब्रिल तो इनके बातों को सुनना चाहती है दूर से, पर दे आर ड्रेस्ड नाइसली एंड एलिगेंटली। बहुत कपड़े सुंदर बहुत पहने हैं, बट जस्ट लाइक एवरीवन एल्स इन द स्टैंड्स दे सीम टायर्ड एंड एज्ड। कपड़े भले ही अच्छे हैं,
मिस ब्रिल कपड़ों के आधार पर दुनिया को जज करना चाहती है, पर इस उम्र में भी उनको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि वो थक चुके हैं, उम्र हो चुकी है। आफ्टर दे लीव द बॉय एंड गर्ल सीट इन द स्पॉट। जब ये दोनों बूढ़े व्यक्ति वहां से उठकर चले जाते हैं, कुछ भी बात नहीं करते और मिस ब्रिल कुछ भी सुन नहीं पाती, तो फिर एक युवा कपल वहां पर आके बैठ जाते हैं। ये माइनर कुछ कैरेक्टर्स है उसमें इनके साथ में। टू यंग एडल्ट्स, दे आर वेल ड्रेस्ड कपल दैट सीट नियर मिस ब्रिल। मिस ब्रिल जहां पर गार्डन में बैठी है उन्हीं के बगल में आकर बैठ जाते हैं। एंड क्विकली एंड लाउडली स्टेट दैट दे विश मिस ब्रिल वाज़न्ट देयर। और जब आपस में कुछ प्राइवेट पर्सनल बातें करना चाहते हैं, मिस ब्रिल उनकी भी बातों को सुनना चाहती है और वही सुन लेती है जो नहीं सुनना चाहिए। ये दोनों जन चाहते हैं कि वो वहां पर नहीं हो। दे देन मेक अ फन ऑफ मिस ब्रिल्स फर कोट, और फिर मिस ब्रिल के फर कोट का मजाक भी उड़ाते हैं। एंड कॉल हर अ फ्राइड वाइटिंग। और फ्राइड वाइटिंग जो एक मछली का प्रकार है जिसे कोई पसंद नहीं करता, ऐसे फ्राइड वाइटिंग के नाम से उसको चढ़ाते भी है। यही चीज मिस ब्रिल के ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। द फ्राइड वाइटिंग एंड कुक्ड फिश does not actually appear in the story as physical entity, but the boy uses the image as a way to swiftly describe and dismiss Miss Brill. जिस प्रकार से फ्राइड वाइटिंग को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ज़्यादा ध्यान से देखते नहीं हैं, ये नया कपल जो बैठा है ये भी मिस ब्रील की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई नहीं करता और उनकी पर्सनालिटी को बहुत स्विफ्टली डिसमिस कर देता है। दस द फ्राइड वाइटिंग इज इनविजिबल जस्ट एज मिस ब्रील इन हर स्टोरी। जैसे फ्राइड वाइटिंग को कोई ध्यान नहीं देखता, उसकी फिजिकल एंटिटी मायने नहीं रखती, उसी प्रकार से मिस ब्रिल का फिजिकल प्रेजेंस भी उनके लिए मायने नहीं रखता। ये बात बहुत गहरी आघात करती है मिस ब्रिल के मानसिक पटल पर। The deadness of the fish in turn expresses the irrelevance and non-existence of Miss Brill. फ्राइड वाइटिंग एक मरी हुई फ्राइड मछली है और जिसका कोई अपना जिंदा कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इस इमेज को कैथरीन मैन्सफील्ड ने बखूबी यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि कैसे मछली की तरह मिस ब्रिल का अस्तित्व भी नॉन एग्जिस्टेंस वाला हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है, जैसे उनके कोई अस्तित्व का दुनिया के लिए कोई मतलब है ही नहीं। एंड नो वन विल मिस हर इफ शी इज नॉट देयर। मिस ब्रिल वहां पर आती है, दुनिया को देखती है, चली जाती है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिस ब्रिल इस बात को रियलाइज करती है कि वो यहाँ पर अगर नहीं भी आती तो उनको कोई मिस नहीं करेगा। वो आती है या जाती है या नहीं है, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशनली अ वाइटिंग फिश इज rather unattractive, and because it is a common unremarkable, this suggests how Miss Brill blends into her society. She is not at once unseen and also undesirable. एक ही पल में वो एक अनसीन व्यक्ति हो जाती है, अनडिजायरेबल हो जाती है, दुनिया उन्हें चाहती नहीं। इस प्रकार के अलग अलग मानसिक दौर से मिस ब्रिल गुजरती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब मिस ब्रिल की कहानी को भी हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि कैथरीन मैन्सफील्ड किस प्रकार से इस कहानी को हमारे सामने नरेट करती है। मिस ब्रिल इज अ मिडिल एज्ड वुमन हु स्पेंड्स हर डेज एज अ टीचर फॉर चिल्ड्रन। एक अधेड़ उम्र की महिला है मिस ब्रिल और ये बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारती है टीचर के तौर पर, एंड एज अ रीडर फॉर एन ओल्ड मैन हु हार्डली रिकॉग्नाइज हर एग्जिस्टेंस। बूढ़े व्यक्तियों के लिए अखबार पढ़ती है और ये बूढ़े व्यक्ति उसके अस्तित्व को ही नहीं मानते, ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं उनकी तरफ। एवरी संडे शी वेयर्स हर शाबी फर कोट टू द फ्रेंच पब्लिक पार्क कॉल्ड जार्डिन्स पब्लिक्यूस। जार्डिन पब्लिक्यूस, इस गार्डन में वो हर संडे जाती है और उसके पास जो एक पुराना एक फर का कोट है वही पहनती है। मिस ब्रिल सिटिंग इन द जार्डिन पब्लिक्स इन द फ्रेंच टाउन ऑन ए मार्वेलसली फाइन डे। एक बहुत ही सुंदर दिन, अच्छी सुबह है। उस दिन वो फर का कोट पहनकर उस गार्डन में जाके बैठती है। इट इज ऑटम, ये ऑटम का सीजन है। एंड शी टचेस हर कोट रिपीटेडली, अपने कोट को बार बार छूती है। हर डियर लिटिल थिंग
which she had taken out of storage and rubbed the life back into. जिस कोट को पहनने के वो अपने दराज से उसको निकालती है, अपने कबर्ड से उसको निकालती है और उसको पहनती है और गार्डन में जब बैठती है तो उसके ऊपर स्पर्श करती है। ऐसा लगता है कि वो उसे जिंदा करने की कोशिश कर रही है और फिर जैसे ही वो छूती है तो ऐसा लगता है कि कोट भी जिंदा हो गया और उससे वो बात करती है। शी स्पीक्स टू द कोट। जब दुनिया में बूढ़े लोगों के साथ दूसरा कोई बात करने के लिए नहीं बच जाता, वो अकेले हो जाते हैं, तो ऐसे माध्यमों को ढूंढकर अपना दिल बहलाने की वो कोशिश करते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी यहाँ इस उम्र के लोगों का करना चाहती है। एन एक्ट दैट बिकम्स अ रीडर फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अ ट्रू लोनलीनेस एंड एलियनेशन। जब वो अपने कोट के साथ बात करती है, फर कोट के साथ, तो रीडर्स को इस बात को समझना है कि वो इतनी अकेली है कि उसके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं है। हम धन कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, पर जब तक हम दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में नहीं हैं, ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती है। इसलिए अकेलेपन में कोट से बात करना, अपने फर वाले कोट से बात करना, इस बात को दर्शाता है कि मिस ब्रिल कितनी तन्हा और कितनी अकेली है इस दुनिया में। मिस ब्रिल सिट्स इन द सैंड्स वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द बैंड। फिर वहीं पर स्टैंड में बैठकर वो बैंड को भी निहारती है। टू द पीपल हु सिट अराउंड हर, जो लोग उसके इर्द गिर्द आजू बाजू में बैठते हैं स्टैंड में, उन्हें भी देखती है। एंड प्ले ऑन द ग्रास नियर बाय, ऑल द थिंग्स शी सीज एंड ओवरहियर्स फैसिनेट्स हर। जिन लोगों को भी वो खेलते हुए, कूदते हुए, गाते हुए, अपने इर्द गिर्द बैठते हुए देखती है, ये दुनिया मिस ब्रिल को आकर्षित करती है। एंड शी इज सो क्यूरियस एज टू ओवरहियर समथिंग ऑन पीपल विदाउट देयर नोइंग। वो चुपके से उनकी बातों को, उनके कॉन्वर्सेशन को, उनके संभाषण को, उनको बिना पता चले सुनना चाहती है कि उनकी दुनिया में किस प्रकार से बातें चल रही है। शी इमेजिन्स टॉकिंग टू द फर कोट, और फिर वो अपने फर वाले कोट के साथ बात करने की कल्पना करती है। एंड द फर कोट टॉकिंग बैक टू हर, और ऐसा लगता है कि वो फर वाला कोट भी जिंदा हो गया है और वो भी मिस ब्रिल के साथ बात करता है। देयर इज अ बैंड प्लेइंग विच प्लेस लाउडर एंड मोर हैप्पियर देन इट हैड लास्ट संडे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाले सिचुएशन के प्लेटफॉर्म पर कहानी है। बैंड वाले जो वहाँ पर एक ग्रुप बैठा है, वो बहुत सारे सुंदर सुंदर म्यूजिक वहाँ पर बजा रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ बजा रहे, पिछले संडे से ज़्यादा है। एंड दिस इज बिकॉज दिस सीजन हैज़ बिगन, और ऐसा लग रहा है कि एक नया ऋतु, एक ऑटम आ चुका है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द बैंड इज मोर डेयरिंग एंड लेस सेल्फ कॉन्शियस अबाउट इट्स प्लेइंग बिकॉज फ्यू पीपल आर रियली लिसनिंग। But Miss Brill listens and notes that the conductor wears a new coat. Miss Brill इन सारे म्यूजिक को सुन रही है, बहुत सारे लोग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं। एंड शी ट्राइज टू गेस विच नोट विल कम नेक्स्ट। कुछ लोग बिल्कुल सीरियसली और ध्यान देकर इस बैंड को सुन रहे हैं, और मिस ब्रिल अंदाज़ा लगा ही लेती कि अगली नोट म्यूजिक का संगीत कौन सा आने वाला है। एंड शी फाइंड्स दैट हर गेस इज करेक्ट। वो खुद ही कल्पना करती है कि जिसकी उम्मीद कर रही थी वही म्यूजिक उसके मन के अनुसार बज रहा है। This week, however, a fine old man and a big old man woman sitting near her do not speak. इस हफ्ते में जब मिस ब्रिल इस गार्डन में आके बैठी है, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति और उसकी औरत वहाँ पर बैठी है जो आपस में बात नहीं कर रहे। एंड शी नोटिसेस हाउ द पीपल इन स्टैंड्स विथ हर ऑल लुक काइंड ऑफ द सेम। गार्डन में आने वाले हर एक व्यक्ति को वो अपने साथ सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करती है। मिस ब्रिल को लगता है कि वो उन्हीं की तरह है, बिल्कुल ऑड है, साइलेंट है, नियरली ऑल ओल्ड। सभी लोग उसी की तरह बूढ़े हो चुके हैं और ऑड हो चुके हैं, इस प्रकार की कल्पनाओं करती है। मिस ब्रिल इज डिसअपॉइंटेड दैट दे डू नॉट टॉक एंड शी इज अनेबल टू एवस्ट्रॉप ऑन देम। और वो चाहती है कि उनकी बातों को ओवरहियर करें, सुने, पर ये लोग तो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस हफ्ते मिस ब्रिल को निराशा होती है और फिर वो अगले दिन का इंतज़ार करती है। Continuing to listen it on people's nonetheless, she sees a gentleman in grey and woman who is identified by her clothing and admired torque.
This couple makes a small talk with Miss Brill, thinks of what they might say, what might happen. Even as she realizes the woman's hat is shabby, however, the couple does not satisfy her because they part ways before anything meaningfully interesting can be said. फिर एक जेंटलमैन वहाँ पर आते हैं अपनी औरत के साथ में, उन्हें भी कपड़ों के आधार पर ये मिस ब्रिल जज करती है क्योंकि उन्होंने अरमाइन टॉर्क पहना हुआ है, पर इस प्रकार की हैट पहनी हुई उस महिला को देखने के बाद में भी वो कुछ बातें नहीं करते और ये बात फिर डिससेटिस्फाइड करती है मिस ब्रिल को और इनकी बातों से कुछ भी मीनिंगफुल इंटरेस्टिंग मिस ब्रिल को सुनने को नहीं मिलता. Immediately, she notices an old man who nearly gets knocked down by a group of young girls. फिर एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है. कुछ जवान लड़के लड़कियां वहीं पर है, ऐसा लग रहा है कि वो उस व्यक्ति को धक्का मारकर गिराई देंगे. At this point, Miss Brill wonders at how fascinating her overhearing something is, and she begins to develop a theory that includes everyone in front of her. और फिर इस बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद में दूर से सुनने की अपनी क्षमता को वो रियलाइज करती है मिस ब्रिल और कल्पना करती है, एक नए थ्योरी को जन्म देती है और जो भी किरदार उसके आजू बाजू में लोग हैं उन सभी को अपनी कहानियों में इंक्लूड करती है. शी थिंक्स दैट एवरीवन इज ऑल ऑन द स्टेज. उसके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं वो सभी उसकी कहानी का हिस्सा है और ये सारी दुनिया एक रंगमंच की तरह उन्हें लगती है. शेक्सपियर की ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज ये सोनेट, ये कविता भी याद यहाँ पर दिलाती है. एंड दैट एवरीवन हियर इज एन एक्टर. ऐसा लगता है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक्टर है, अपने अपने किरदार को निभा रहा है और पूरी दुनिया एक रंगमंच की तरह है. शी बिलीव्स दैट शी हरसेल्फ आल्सो प्लेज अ रोल इन दिस प्ले. मिस ब्रिल इस बात की तसल्ली अपने आप को देती है कि इस पूरी कायनात की कहानी में वो भी एक रोल अदा कर रही है. एंड शी इज एन इम्पॉर्टेंट रोल दैट वुड बी मिस्ड वेयर शी नॉट देयर टू प्ले इट. और अगर उन्होंने अपने किरदार को नहीं निभाया तो बहुत कुछ छूट जाएगा, ऐसा उन्हें लगता भी है. शी थिंक्स अबाउट टेलिंग द ओल्ड मैन टू होम शी रीड्स, यस आई हैव बीन एन एक्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. आजू बाजू में बैठे बूढ़े व्यक्ति को वो बताना चाहती है कि इस पूरी कहानी में मैं भी एक्ट्रेस हूँ बहुत सालों से, पर वो चुपचाप इन बातों का विचार करती है, बता नहीं पाती. वो इस बात को समझाना चाहती है अपने आप को कि वो भी तो एक किरदार है इस कहानी का. बट मिस ब्रिल कंसोल्स हरसेल्फ बाय लुकिंग एट द लाइवली क्राउड प्लेइंग ऑन द फील्ड्स अराउंड द बैंडस्टैंड्स and noticing all its various activities. The little children who run around and fall then are held by their mothers. बहुत सारे बच्चों को खेलते हुए देखती है. बैंड स्टैंड के आजू बाजू में ये बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कभी दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं और माँ बाप उन्हें उठाते हैं. इस प्रकार की सारी दुनिया को मिस ब्रिल वहाँ पर ऑब्जर्व कर रही है. Every week, Miss Brill also notices the people who are sitting on the benches and green chairs rather than playing or moving in the fields, but she finds them rather identical. ऐसे लोगों को हर हफ्ते वो देखती है और उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है. There is something funny about nearly all men. हर एक व्यक्ति को अलग नजरिए से देखने के बाद में मिस ब्रिल इस बात को समझती है, समझने की कोशिश करती कि कुछ तो है मजेदार इन सारे किरदारों के साथ में. She describes them as odd, silent, nearly all old. They look as if they had just come from the dark little rooms or even the cupboards. जिस प्रकार से फर के कोट को मिस ब्रिल ने निकाला था कई दिनों के बाद में, इन लोगों को देखने के बाद में मिस ब्रिल को ऐसा लगता है ये लोग भी तो अपने पुराने कबर्ड से निकलकर गार्डन में आए हैं और अभी ऑड है, साइलेंट है और नियरली तकरीबन बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बूढ़े लोग वहाँ पर बैठे हैं, उनको भी वो फर के कोट की तरह मानती है कि ये लोग भी बूढ़े लोग हैं, अपने अपने कबर्ड से निकलकर यहाँ पर आए हैं और ऑड लग रहे हैं, पुराने हो गए हैं. A boy and girl take a seat in the stands, replacing the fine old man. बूढ़े व्यक्ति की जगह फिर एक जवान लड़का और लड़की वहां पर आकर बैठते हैं. And the boy
एंड अ गर्ल लुक वेल्दी एंड इन लव। दोनों रईस दिखते हैं, कपड़ों के ऊपर से पता चल जाता है उनके ड्रेस के ऊपर से। और मिस ब्रिल की ये आदत है कि ड्रेस से वो लोगों को जज करती है। इन दोनों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट आर इन द मिडल ऑफ द आर्गुमेंट, और बीच में उन दोनों में एक बहस शुरू हो जाती है। It turns out the boy and girl are having an argument. दोनों में आर्गुमेंट चल रहा है। The girl complains that she cannot do what the boy wants. बॉय और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड उस बागीचे में बैठे हैं, न जाने वो क्या करना चाहते हैं, पर लड़की उस बात से मना करती है। और she cannot do what the boy wants. बॉय जो करना चाहता है वो कर नहीं सकते, not here, वो कहती है यहाँ नहीं। She says the boy asks her why she cannot, and he guesses that she won't because of the stupid old thing at the end there. वो कुछ प्राइवेसी चाहते हैं, वो शायद एक दूसरे के पास करीब बैठना चाहते हैं, पर लड़की इस बात से मना करती है। और लड़का इस बात का अंदाज लगाने की कोशिश करता है कि ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है, और बाद में उसके समझ में आता है कि शायद जो एक बूढ़ी औरत उस गार्डन में उस सीट पर बैठी हुई है, शायद उसके कारण ये हो रहा है। वो उसे बेवकूफ़ बूढ़ी औरत कहता है, जिसके कारण उसके रोमांस में खलल आती है। और soon the two of them notice Miss Brill and wonder aloud why anyone would desire her presence in the park. ये दोनों कपल जब इस बूढ़ी औरत को देखते तो उन्हें ऐसा लगता है कि कौन चाहता है बोले कि ऐसे कोई बूढ़ी अनचाही व्यक्ति इस गार्डन में आके बैठे। कॉल हर अ स्टूपिड ओल्ड थिंग, और उन्हें मूर्ख बूढ़ी औरत बुलाते हैं। मेक फन ऑफ हर ओल्ड फर कोट, उसके पुराने फर कोट का मजाक भी उड़ाते हैं। एंड कंपेयर इट विद अ फ्राइड वाइटिंग, और उसकी तुलना तली हुई फ्राइड वाइट विंग मछली से करते हैं। ऐसी मछली जो अनअट्रैक्टिव होती है दिखने में, और इट इज़ कॉमन अनरिमार्केबल, कोई ध्यान भी नहीं देता। और ये सजेस्ट करता है कि इस सोसाइटी में, इस समाज में मिस ब्रिल एक अवांछित व्यक्ति है जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। एंड शी इज़ एट वंस अनसीन एंड आल्सो अनडिज़ायरेबल, कोई भी उन्हें चाहता नहीं है। इस प्रकार का एहसास इस कपल के बातों से मिस ब्रिल को होता है। मिस ब्रिल लीव्स सून आफ्टर, इस बात से निराश होकर मिस ब्रिल उस गार्डन से चली जाती है। नॉट बाइंग हर यूजुअल स्लाइस ऑफ हनी केक ऑन द वे, हर हफ्ते घर जाते समय हनी केक वो अपने लिए खरीदती थी, पर अभी इतने निराश हो चुकी है उन कपल की बातों से कि अभी वो हनी केक भी नहीं लेती। When she arrives home, जब वो घर वापस आती है, she puts her fur coat into the box, वो अपने फर कोट को उतारकर बॉक्स में रख देती है। विदाउट लुकिंग, उसकी तरफ देखती भी नहीं। बट वेन शी पुट्स द लीड ऑन शी थॉट शी हर्ड समथिंग इज क्राइंग, और जब उस फर कोट को वो निकालकर उस बक्से में बंद कर देती है और उसके ढक्कन को लगा देती है, तो किसी के रोने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। शायद फर कोट उस बॉक्स के अंदर रो रहा है। तन्हाइयों में सिर्फ फर कोट और मिस ब्रिल ही आपस में बात करते हैं, पर अभी उन दोनों एक कपल की बात से निराश होकर, उस लड़के और लड़की की बात को सुनकर निराश होकर, मिस ब्रिल इस कोट को हमेशा के लिए बक्से में बंद कर देती है। उसका एक जो साथीदार था, जो उसके साथ बात कर सकता था, वो भी अभी अंधेरे में चला जाता है। इस प्रकार से कैथरीन मैन्सफील्ड ने बूढ़े लोगों के अंतर्द्वंद की कहानी को, उनके मन में चल रहे उथल पुथल को, और उनके खोते हुए एहसासों को, और उनके नकारे जाने वाले व्यक्तित्व के बारे में कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस कहानी में बात की है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी की मदद से आप कैथरीन मैन्सफील्ड के लिखने के स्टाइल को और मिस ब्रिल के किरदार को आप बेहतर तरीके से समझेंगे, और बूढ़े लोगों की दुनिया में क्या क्या चलते रहता है, किस प्रकार से वो अकेलेपन के एहसास को जी लेते हैं, इसका अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।